Hello and welcome to Frankly Speaking, and this time I have not one but two people I'm going to frankly speak with, and this is about the book The Rise of the BJP, भूपेंद्र यादव जी और ईला पटनायक। भूपेंद्र यादव जी, मैं सबसे पहला सवाल तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कहा जाता है बीजेपी में जब तक आप संगठन का काम करते हैं तो आपको पार्टी भगाए रखती है, जब आप मंत्री बनते हैं तो भी भगाए रखती है। तो ये किताब लिखने का समय कब मिला आपको? कोरोना के समय में, क्योंकि जो पिछला साल जो एक लंबा लॉकडाउन गया तो बहुत सारी चीज़ें, लगभग 21 साल तक मैंने संगठन के काम को लेकर पूरे देश का प्रवास किया और पार्टी की हर एग्जीक्यूटिव में रेजोल्यूशन लिखने से लेकर और अरुण जी जैसे बड़े नेताओं से लेकर बहुत लोगों के नज़दीक मेरे को काम करने का अवसर मिला। तो मेरा एक रेगुलर डायरी लिखने का स्वभाव था जिसमें पॉलिटिकल घटनाक्रम को लिखता हूँ। संयोग से ईला जी के साथ जब बातचीत हुई 2019 के इलेक्शन के बाद, तो 2019 के इलेक्शन को लेकर के कुछ लिखा जाए ऐसा उनके साथ मेरी बातचीत हुई थी। उसको जब आगे बढ़ाया तो हमें ऐसा लगा कि ये बीजेपी की 2019 की जो विक्ट्री है ये एक पूरा बीजेपी की हिस्ट्री है। तो पार्टी का काफ़ी सारा साहित्य मेरे पास शुरू से था, 21 साल तक मैं घूमा भी था, मेरे पास एक डायरी का में भी कुछ लिखा हुआ था। और कोरोना का एक ऐसा समय निकला जिसमें 7-8 महीने हमारे पास थे, तो अपनी किताबें पढ़ के और एक लिखने का समय मेरे को ईला जी के साथ भी मिला। भूपेंद्र यादव जी, ये कैसे हुआ राइट विंग पॉलिटिशियन और जेएनयू से पढ़ी हुई ईला पटनायक, आप साथ में मिल बैठकर किताब लिख रहे हैं बीजेपी? ईला, you've been known as an economist. This affair or this sojourn with politics, how has it been for you? And were there no problems in writing a book on BJP with a politician of the BJP who would possibly want to paper over some of the negatives of the things that happened? तो आपने ये कैसे balance किया? See, I think the most important thing was to try to understand the BJP. And one thing that a university like JNU teaches you is curiosity and the desire to learn and understand. And that's where I was coming from, that how do I understand the economic policies of the BJP? Because you know that economics and economic policy is not about textbooks and what textbooks say policy should be. They are about politics and the political party, and that's the party decides, the party in power. The political economy that we used to talk about on several budget discussions on Times Now. Absolutely. So, you know, when something gets done or not done, it depends on what the party wants to do. And so for me, it was, how do I understand this party? And I realized that understanding the party meant that one had to look at it historically, one had to understand what it has been trying to do, and not just look at one episode or, you know, one policy or a policy change. That doesn't really tell you where it's coming from and where the change is coming from. So that's how, and in fact, being from JNU and having that desire to learn and curiosity and understanding, I think helped me. भूपेंद्र यादव जी, ये आज़ादी का जो सेंटिमेंट रहता है जेएनयू में, इससे डर नहीं लगा आपको कभी? नहीं, मेरा ये मानना है कि कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और जेएनयू में भी और कहीं भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक पर्सपेक्टिव रहता है और वहाँ नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी है और बाकी पर्सपेक्टिव भी है। लेकिन जहाँ तक हम किसी भी विचार को लेकर के काम करते हैं, अगर वो संविधान के दायरे के अंतर्गत है तो इस देश में हर विचार को आज़ादी है और इसलिए संविधान के दायरे के अंदर चर्चा होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा भी एक ऐसी यात्रा है जो एक पूरे व्यू को लेकर के, देश का बनाने की व्यू को लेकर के निकले थे। और आज अगर वो सेंट्रल स्टेज पार्टी है तो हमने जितने भी रेफरेंसेस इस बुक में दिए हैं, कोई एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ विषय नहीं है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में जिन्होंने भी पॉलिटिकल राइटिंग करी है, आप देखेंगे लगभग 250 से ज़्यादा रेफरेंसेस हमने लिए हैं। तो सारे कोई राइट विंगर के रेफरेंसेस नहीं है, लेकिन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में अगर आज बीजेपी सेंटर पॉइंट बनी है तो वो लोगों के सामने विषय आना चाहिए कि बीजेपी ने अपनी यात्रा किस प्रकार से करी देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए और अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सुदृढ़ करते हुए।
तो मैं सवाल यहाँ से शुरू करती हूँ क्योंकि किताब में आपने जो मेंशंस किए हैं उसमें गोलवलकर जी से कहानी शुरू होती है इस किताब में बीजेपी की। गोलवलकर जी का नाम 39 टाइम्स आता है किताब में, हेगड़ेवार जी का नाम 17 बार आता है, लेकिन वीर सावरकर का नाम सिर्फ एक बार आता है। मैं पूछना चाहती हूँ ये क्या जेएनयू इम्पैक्ट है या सावरकर पे शायद कोई डाउट्स हैं और एक डिफरेंट व्यू पॉइंट भी है इस देश में? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बना है और आज जो आरएसएस का जो एक पूरा सेवाभावी स्वरूप आ रहा है, उसका जो एक नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव आ रहा है, उसमें गोलवलकर जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज़ादी के बाद एक ऐसा दौर था जिसमें आरएसएस पे गलत तरीके से कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया, जो बाद में समाप्त हुआ। ऐसे समय में राष्ट्रवादी विचार के लोगों के मन में था कि एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए, लेकिन गोलवलकर जी ये जानते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक कल्चरल संगठन है जिसका एक बड़ा उद्देश्य देश का पुनर्निर्माण जिसको करना है उसके लिए करना है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत मानना है कि गोलवलकर जी प्रोग्रेसिव थे, गोलवलकर जी एक बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। गोलवलकर जी ने अपना जीवन एक निस्वार्थ तरीके से जिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्वरूप आया है वो उनकी प्रेरणा, और मैं एक ऐसे बड़े मनीषी के रूप में मानता हूँ जिनके आह्वान पर अनेकों लोगों ने अपने जीवन को इस देश की सेवा के लिए समर्पित किया और उसका परिणाम आज हम देखते हैं। सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, किसानों का क्षेत्र हो, मजदूरों का क्षेत्र हो, लोग एकदम सेल्फलेस होकर के जिस काम को कर रहे हैं, बड़े उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, और मेरा मानना है उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है।